Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are fine. My name is Janzeb and I welcome you into the seminar जिसमें हम लोग बात करेंगे about CA क्या है, एक क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या काम करते हैं, ये एजुकेशन कितनी देर में कंप्लीट होगी, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेसिक से लेकर एंड तक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक दफ़ा ज़रा हम क्वालिटी चेक कर लें कि आप लोगों को मेरी तस्वीर, स्क्रीन और आवाज़ क्या ये तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, और क्या ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं, ये आप मुझे बता दें। आप बताने के लिए आपको यहाँ पे एक मैसेज की ऑप्शन नजर आएगी, आप यहाँ पे टाइप करके मुझे मैसेज करके सेंड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह से लोग ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, इसलिए हम माइक ओपन नहीं करते, हालांकि हम माइक ओपन करने की फैसिलिटी यहाँ पे रखते हैं। ठीक है जी। स्टूडेंट ने कहा जी आवाज़ कम आ रही है, लेट मी सी। जी जनाब, आप बताएं जरा। जुनैद, अभी बताइए क्या आपको आवाज़ ठीक आ रही है? क्या बाकी स्टूडेंट्स किसी को आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है जी। तस्वीर और स्क्रीन ये दोनों चीज़ें भी आपको आई एम श्योर के सही मौसूल हो रही होंगी। अच्छा, इस सेशन में दो तीन चीज़ें होती हैं, स्क्रीन भी शेयर हो रही होती है, तस्वीर भी और आवाज़ भी। तो कभी कभार इंटरनेट की फ्लक्चुएशंस की वजह से ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, तो आई एम श्योर कि आप लोग इसको देख लेंगे। बाद में आप लोगों को इंशाल्लाह इसमें मजीद हेल्प भी मिल जाएगी। मजीद अगर कोई चीज़ आपकी मिस भी हो जाती है तो इसको इंशाल्लाह हम लोग देख लेंगे। सेशन को शुरू करते हैं जी। इस सेमिनार का ये जो हम लोगों ने एक वर्चुअल सेमिनार रखा है, इसमें आप लोगों के पार्टिसिपेट करने का जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरीके से होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये वाला सेशन कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे के जहन में जिसको बिल्कुल भी सीए का नहीं पता उसके जहन में क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूरा सेशन प्रेजेंट करूंगा। इस पूरे सेशन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इस दौरान आपके जहन में जो सवाल आते हैं उनमें से 95% क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम्ड मेथड में एक अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग सेशन आपके जहन में जो भी सवाल आ रहे हैं आप उनको नोट डाउन करते जाएं, आप लिखते जाएं। आपके जहन में ये सवाल आ रहा है, आपके जहन में जो जो बातें आ रही हैं सीए के वाले से वो आप लिखते जाएंगे। फिर एंड पे जो है वो मैं आपको टाइम दूंगा कि अच्छा जी चलें अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ लें। आप मैसेज बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और उसके बाद मैं आप लोगों को उसका आंसर कर दूंगा। तो सेशन के एंड पे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप लोग थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे उन सबको बड़ी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। एंड पे आप लोगों को जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी प्रेजेंट माई सेल्फ and my case and my slides, and then afterwards you can ask your question whatever you want and inshallah हम उसको आंसर करेंगे। इस सेशन का एजेंडा क्या बात करेंगे, कितना टाइम चाहिए ये बात करेंगे, सीए की फीस कितनी है ये बात करेंगे, डिफरेंट मोड ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, और हम लोग इस तरीके से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट द प्रेजेंटर। मैं जहाँ से आप लोगों के सामने जो इस वक्त प्रेजेंटेशन ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा जितना भी सारा का सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड या उसके बाद जो भी मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो सारा का सारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एजुकेशन से ही कनेक्टेड है। सीए के अंदर मैंने जॉब की, सीए के अंदर मैंने अपना टीचिंग की है डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट पोजीशंस पे मैं काम करता रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट। अभी मैं अपनी तारीफ बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि तकरीबन 12-13 साल से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड को डिफरेंट मोड्स और डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट रोल्स में सर्व कर रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और आईकैट की बात करते हैं जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इदारा है उसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो एग्जामिनेशन बॉडी है
ये वो बोर्ड है, जैसे आप लोगों का लाहौर बोर्ड होता है, जैसे आप लोगों का जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ा है वैसे बोर्ड है, उस बोर्ड से आप लोगों ने जो एजुकेशन हासिल की है, तो इसी तरीके से ICAP जो है दैट इज ए बोर्ड। ये तो थी एक हल्की सी डेफिनेशन। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में फाइनेंस के मामला को डील करने के लिए बनाया गया है। ये एक चार्टर्ड इदारा है, ठीक है। इस आप समझ लीजिए कि एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री में आप डिफरेंट टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद एक सेपरेट सिस्टम जिसकी पावर मिनिस्ट्री के जितनी ही होती है, उसे हम इंस्टीट्यूट वगैरह और ये इस तरह के चार्टर्ड इदारे कहते हैं, जिनमें से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो 1961 में डेवलप हुआ था। और उस वक्त इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और इस तरह के जो मामला हैं उनको, इकोनॉमी को देखा जाए और इसमें जो चेंजेस आती हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए। इंटरनेशनली हम लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारे आजकल आपने देखा है कि बजट वगैरह के बहुत सारे मामला है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या स्पेसिफिकली इस फील्ड के लोग जो है वो ये देख रहे होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंस प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो डेवलप किए जाते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो बजट है, आजकल जो बजट है, ये नॉर्मली किसने बनाया? अभी बाय चांस फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे जो इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर है जनाब इसहाक डार साहब, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उसके अलावा भी, उनके अलावा भी व्हेन ही इज नॉट योर फाइनेंस मिनिस्टर, तो बाकी जो लोग होते हैं जो इस मिनिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, इसमें से काफी सारे लोग जो कि उनकी जो एडवांस क्वालिफिकेशन होती हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इसी तरह की क्वालिफिकेशन वगैरह होती हैं, ठीक है जी। तो मेन पर्पस जो है रेगुलेट करना है मुल्क के अंदर टैक्सेस को, फाइनेंसेस को, और आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको। ये जो IMF के साथ जो मामला हो रहे होते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप की जो बाहर की कंपनीज होती हैं उनके साथ जो मामला हो रहे होते हैं, ये सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इस लेवल की नॉलेज रखने वाले लोग जो है वो ये काम करते हैं। तो अब ये एक बड़ा मुश्किल और एक बड़ा वाइड रेंज काम है। तो इसको करने के लिए फिर लोगों को जो है वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को जो ये काम करेंगे, यानी कि एक मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस के प्रोफेशन को रेगुलेट करेंगे, इकोनॉमी को रेगुलेट करेंगे और डिफरेंट टाइप के मामला में ओवरऑल इकोनॉमी को हैंडल करेंगे, इस तरह के लोगों को बनाने के लिए, इस तरह के लोगों को ट्रेन करने के लिए एक क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई, विच इज व्हाट वी कॉल चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो CA जो है ये बेसिकली दिस इज व्हाट वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मेड फॉर, कि हम लोग अपनी जिस भी जगह पे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल है या मैक्रो लेवल है, हम हर लेवल के ऊपर फाइनेंसेस और इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उनको डील कर रहे होते हैं, एंगेज कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो जो क्वालिफिकेशन ICAP ने डिजाइन की कि हम लोग इस तरह के प्रोफेशनल्स डेवलप करें जो ये काम कर सकें, उस क्वालिफिकेशन को चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहते हैं। और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ये कोई लोकल डिग्री नहीं है, ठीक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। और लोग समझते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इनका करिकुलम, इनकी एजुकेशन, इनकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है, ये इतने ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, ये इतने ज्यादा इंगेज होते हैं, ये इतने ज्यादा अपडेटेड होते हैं चीजों के साथ कि दे कैन प्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्ल्ड। और फिर उसके अलावा किसी भी जगह पे, किसी भी फोरम में बैठ के दे कैन प्रेजेंट देमसेल्फ कि यस हम जानते हैं, हम समझते हैं, एंड वी आर कैपेबल। तो ये एक बड़ी जबरदस्त क्वालिफिकेशन है। तो इस क्वालिफिकेशन को करना का डिसीजन लेने के लिए आप लोग इस वक्त सारे बैठे हुए हैं, जो लोग इस वक्त इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग क्या उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वक्त मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने अपने FSC वगैरह के एग्जाम्स दे दिए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या CA ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जब मेरे जहन में आया तो मैंने सोचा कि यार हम इस चीज को किस तरह से इवैल्यूएट करें। तो जब भी कोई आप प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, जब आपको प्रोफेशन चूज करते हैं, तो आप उसके अंदर आपको चाहिए कि आप ये 7, 8, 9 डिफरेंट जो एंगल्स हैं, डिफरेंट जावियों से आप उसको कंसिडर करें कि क्या इस प्रोफेशन में ये बेनिफिट होगा, क्या इस प्रोफेशन में ये चीज अवेलेबल है, क्या इस प्रोफेशन में मुझे ये फायदा होगा। तो फिर मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं आइटम्स जो मुझे लगता है कि किसी भी प्रोफेशन को चूज करने के लिए आपके जहन में होनी चाहिए। आप सोचें इसके बारे में कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या ये इसमें ये बेनिफिट होगा। तो कोई भी कैरियर जब आपने चूज करना है, किसी भी साइड पे जाना है, तो आपको ये 9 आइटम्स कंसिडर करने चाहिए मेरे ख्याल से। नंबर 1, क्या इस प्रोफेशन में एम्प्लॉयमेंट्स हैं? क्या ऐसे तो नहीं होगा कि मैं ये क्वालिफिकेशन करके सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ,
क्या कहीं ऐसे तो नहीं होगा मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी? वो कहेंगे यार हर तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही फिर रहे हैं, तो आप किधर आ गए हो? जाओ जाके कोई और काम करो। अच्छा, अगर मुझे जॉब मिल जाएगी तो क्या इस जॉब की पेइंग कैपेसिटी है? कहीं ऐसे तो नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा हैं और काम कम है, तो शायद मुझे कम पैसों पे काम करना पड़े? तो क्या इस बिजनेस की, इस जॉब की, इस एजुकेशन की, जो सीए करने के बाद आपको जो जॉब मिलेगी, क्या उसकी पेइंग कैपेसिटी है? क्या आप यहाँ से अच्छा अर्न कर सकते हैं? क्या इसमें कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव भी है? ये नहीं कि क्या चले ठीक है मैंने, मुझे जॉब मिल गई, चलो ठीक है अच्छी मिल गई, क्या मैं इसमें ग्रो कर सकता हूँ? कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि मैं एक ही कुएं का मेंढक बन के रह जाऊंगा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मूव नहीं कर सकता? और क्या मुझे वाकई ही कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी या नहीं? क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इज कि क्या इस क्वालिफिकेशन के अंदर या किसी भी क्वालिफिकेशन में जो आप फॉर दैट मैटर चूज कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, तो क्या इसमें मुझे लर्न करने का मौका मिलता रहेगा? क्योंकि जो बंदा लर्न नहीं करता, जो मजीद चीजें, नई बातें नहीं सीखता, वो तो पुराना हो जाता है, और जो पुराना हो जाता है वो रिडंडेंट हो जाता है, उसके जगह पे फिर नए लोग आ जाते हैं। तो क्या ये ऐसा प्रोफेशन है जो कि पुराना हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा? इसके बारे में बात करेंगे। क्या मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ इस काम के साथ साथ? और क्या अगर मुझे बिजनेस होगा वो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि उस बिजनेस में मुझे मेरी एजुकेशन की कोई हेल्प ना हो? जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने बिजनेस करना है, तो वो क्या करे, वो कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू करते, तो भाई वो जो तुमने डॉक्टरी किया है या वो जो तुमने इंजीनियरिंग किया उसका तुम्हें क्या फायदा हुआ? तो क्या मैं कुछ ऐसे बिजनेसेस कर सकता हूँ जिनमें मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फायदा होगा? ये चीज हम देखेंगे। क्या कोई प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल सकते हैं? क्या कोई काम ऐसा हो सकता है जो सिर्फ मैं ही कर सकूं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोई और ना कर सके? फिर अगला सवाल हम ये देखेंगे कि इस फील्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट एरियाज में जाने के कितने मौके हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है उतने ज्यादा लोग इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और उतने ज्यादा लोगों को इसमें से बेनिफिट हासिल हो सकता है। क्या इंटरनेशनली भी रिकग्निशन है? कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचूं तो वो कहीं भाई किधर, हमारे हिसाब से तो आप जो है वो फारिग हैं, हमारे ख्याल से आपको कोई स्किल नहीं आती है, और क्या ये जो स्किल्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, क्या ये दुनिया में मानी जाती हैं? फिर हम डिफरेंट करियर चॉइसेस के बारे में देखेंगे कि क्या इसमें आपको करियर चॉइसेस हैं, क्या आप एक तरफ नहीं तो दूसरी तरफ नहीं तो तीसरी तरफ जा सकते हैं, क्या आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मूव कर सकते हैं कि नहीं? तो बहरहाल ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको मैंने इवैल्यूएट करने के लिए एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कशन की है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में एक एक बड़ी नॉन फैक्ट है, वो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये 100% एम्प्लॉयमेंट, ये इन लोगों के पास 100% एम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि लोग कम है और इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी नीड ज्यादा है। आई कैन नॉट से एनीथिंग एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैंने अभी तक आज तक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं देखा जो कि अनएम्प्लॉयड है, वो काम करना चाहता है और उसको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, जो बंदा नहीं करना चाहता, उसने इतने पैसे कमा लिए, उसका दिल नहीं कर रहा जॉब करने को, वो चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं, तो उसे तो अनएम्प्लॉयड नहीं कहना चाहिए ना, वो तो जानबूझ के उसने जॉब छोड़ के साइड पे बैठा हुआ है, ही इज नॉट ट्राइंग टू गेट अ जॉब। लेकिन एनीवन हु इज ट्राइंग टू गेट अ जॉब विल लैंड इनटू अ जॉब, और वो जॉब उसको अच्छा भी पे करेगी, वो जॉब उसको बाकी सारे बेनिफिट्स भी देगी। और अभी रिसेंटली आपने देखा कोविड वेव आई आज से 2 साल पहले, उस वक्त बहुत सारी लेयरिंग ऑफ हुई, बहुत सारे लोगों को फारिग कर दिया गया, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनका जो प्रोफेशन था, दिस वाज द लीस्ट अफेक्टेड प्रोफेशन। यहाँ पे लोगों को ले ऑफ नहीं किया गया क्योंकि यही वो लोग थे जो कि एक्चुअली में बिजनेसेस को चला रहे थे। यानी कि बिजनेसेस जो है वो बाकी चीजों के बगैर तो चल सकता है, लेकिन शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या वो लोग जो अकाउंट्स और फाइनेंस की मामला को डील कर रहे हैं, जो बिजनेस के पैसे को हैंडल कर रहे हैं, उनके बगैर बिजनेस नहीं चल सकेगा। वरना पैसों का, अगर पैसे ही नहीं कमाने, अगर पैसे ही नहीं आने हैं, तो फिर बिजनेस का क्या फायदा? तो कहने का मतलब ये है कि दिस प्रोफेशन वाज लीस्ट अफेक्टेड ड्यू टू कोविड, क्योंकि ये लोग जो हैं ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, और इस वजह से इनको जॉब्स भी जल्दी मिलती हैं, एंड दे आर लीस्ट अफेक्टेड फ्रॉम द लेयरिंग ऑफ और इस तरह की चीजों से। आगे चलते हैं जी, पेइंग कैपेसिटी की बात करते हैं। पेइंग कैपेसिटी में 2 डिफरेंट वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं, दोनों वेबसाइट्स के लिंक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पीजीसी की जो वेबसाइट है, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें, ये उनका लिंक भी है, तो उनके ऊपर मैंने नेट पर सर्च किया तो थोड़ा सा ये मुझे एक पेज मिला, जिस पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि विच फील्ड हैज द हाईएस्ट सैलरी इन पाकिस्तान एंड द नंबर 1 इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, अच्छा, मजे की बात यह है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि ये खुद सीए नहीं कराते हैं, बट ये जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की वेबसाइट है, इसके ऊपर इन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया हुआ है कि हाईएस्ट पेड सैलरी जो होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होती है। सिमिलरली एक और वेबसाइट है जी, startuppakistan.com,
शायद आप लोगों को पता हो, ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है और इसमें बड़ा अपडेटेड कंटेंट और बड़ी इसमें वर्थेबल और वर्थी आइटम्स होती हैं। इनमें भी आप देखें कि 10 बेस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर पे उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को रखा हुआ है। इवन इट इज अबव देन एमबीबीएस डॉक्टर और आईटी प्रोफेशनल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा ये एक डिबेट है, इसके ऊपर मैं ये नहीं कहता कि आई एम 100% श्योर कि हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनकी सैलरी बाकी लोगों से ज्यादा होती है। कुछ लोग दूसरी फील्ड्स में भी होते हैं, वो ज्यादा कमा रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कमा रहे होते हैं बिजनेसेस करके और इस तरीके से। बट ऑन एवरेज आपको इस तरह की नॉर्मलीज की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये एक बंदा जो है इसने काम कर लिया तो फिर बस ठीक है यही काम कर लेते हैं। ठीक है, नॉट एवरीवन कैन नॉट डू दैट, लेकिन एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब यहाँ पे हम एवरेज सैलरीज को देखते हैं कि अच्छा जी जो ओवरऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, अच्छा जी ओवरऑल जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, और फिर उसके बाद उनकी रैंकिंग करते हैं कि लोग नॉर्मली किस फील्ड में ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं। तो बड़ी जबरदस्त ये दो आपको जो है ना, आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। इन स्लाइड्स पे जो है ना, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है, इसके ऊपर भी जो है वो इसी तरह से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल था, जब मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया तो मेरा नहीं ख्याल था कि शायद मुझे इतनी ज्यादा क्लियर और इतनी मोतबर वेबसाइट्स के ऊपर इस तरीके से मुझे नॉलेज मिलेगी, लेकिन बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली तो मैंने यहाँ पे लिखी है। और बाकी ये बात ठीक है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी हैज ए वेरी गुड पेइंग कैपेसिटी, और इनको बड़ी अच्छी पेइंग कैपेसिटी यहाँ पे मिलती है। अच्छा जी, पेइंग कैपेसिटी के बाद थर्ड चीज की तरफ चलते हैं, विच इज ग्रोथ पर्सपेक्टिव। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, ये जिस बिजनेस में भी जहां पे भी काम करते हैं, दे हैव ए वेरी गुड एवेन्यूज फॉर ग्रोथ। ठीक है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो जिस भी बिजनेस लेवल पे होते हैं, they can go one step ahead, they can go up to the CFO, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव, या आप कंपनी के जो बड़े बड़े होते हैं उन तक पहुंचने की उनके पास पूरी सलाहियत होती है। they have the courage, they have the knowledge, they have the experience, they have all the tools which are required to grow to the highest or top level of the organization, जो कि ये लोग अक्सर करते भी हैं। ठीक है जी, इवन इसके बाद फिर एडवाइजर्स की जॉब पे चले जाते हैं, एडवाइजर्स भी बन जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो बाकी शायद 3, 4, 5 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दे आर वर्किंग एज एन एडवाइजर, जो कि लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नॉलेज और इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है जी, ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी, यानी कि कहने का मतलब है कि विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं इनको बड़ी हाईएस्ट लेवल मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर ये लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव बड़ा जबरदस्त है। चौथा जो क्राइटेरिया, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हम लोगों ने ये बात की थी कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो सिर्फ उसी एक कुएं के मेंढक को नहीं बैठ के रह जाएंगे, ये नहीं कि क्या उनके प्रोफेशन के अंदर इस तरह से जो चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, चीजें चेंज हो रही हैं, नई इंफॉर्मेशन आती है, नए प्रोसीजर्स नए प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, वो जमाने के अंदाज बदले गए, नए राग हैं, साज बदले गए, तो चीजें जब चेंज होती हैं तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इसके साथ चेंज होते हैं? तो इसका जवाब है यस। सीए जो है ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव और डायनामिक प्रोफेशन है, और इसमें इस तरह से हम लोग जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपडेट रहते हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारा इवन जो एजुकेशन स्कीम है वो हर 5-6 साल के बाद अपडेट होती है, और ये बड़ा छोटा टाइम है एज फार एज एजुकेशन स्कीम इज कंसर्न, वरना और डिफरेंट जो क्वालिफिकेशंस होती है ना, उनकी एजुकेशन स्कीम ना उनका सिलेबस 40-40, 50-50 साल चेंज ही नहीं होता। बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एजुकेशन स्कीम चेंज होती है। अब इस दफा जो नई एजुकेशन स्कीम आई है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन स्कीम 2021, और उसके प्रीवियस में बाकायदा ये लिखा गया है कि ये जो स्कीम है, दिस इज मेड टू मेक और टू इनलाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद द प्रोफेशनल, जो कि अभी इस वक्त प्रोफेशन में चेंजेस आ रही हैं, आईटी की चेंजेस आ रही हैं, तो 2-3 कोर्सेज इसमें ऐसे ऐड किए गए हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नए जमाने की चीजें और नए जमाने की बातें बता रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंटिन्यूअसली इसमें इंगेज रखा जाता है, स्टूडेंट्स को भी। इवन जो क्वालिफाई लोग हो जाते हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक कॉन्सेप्ट होता है जी सीपीडी का, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये सीपीडी आवर्स जो होते हैं, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को, चाहे वो जितना मर्जी एजेड हो, चाहे वो 50 साल का ही क्यों ना हो, ही इज रिक्वायर्ड टू अटेंड सर्टेन क्लासेस एवरी ईयर, ताकि उसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो मेंबरशिप है, जो उसकी लाइसेंसिंग है, वो कंटिन्यू हो सके। हर साल he is required to perform some research activity, he is required to undergo some training, he is required to attend some seminars, जिसमें कि इस तरह की बातें डिस्कस हो रही हैं जो कि नई चेंजेस आ रही हैं, अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में क्या चेंजेस आ रही हैं, फाइनेंस के प्रोफेशन में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो
और ये नहीं है कि आपकी मर्जी आप लें या ना लें, आपको रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, अदरवाइज आपकी मेंबरशिप डॉर्मेंट हो जाती है। तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है और इनोवेशन है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी जो एजुकेशन है उसमें भी शामिल है। इवन आफ्टर द एजुकेशन इट इज इंक्लूडेड इन योर प्रोफेशनल लाइफ। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस कर सकते हैं parallel to their job. If they are doing a job, they can perform various businesses, क्योंकि उनमें business acumen develop हो जाती है। They know, they understand the business, how business works, they understand कि यार cost कैसे काम करती है, they understand कि marketing का क्या impact है, they understand कि staff और HR और human development और ये वाली सारी चीजों का क्या benefit है। तो वो उनके पास सारी चीजें होती हैं। They have all the tricks up to their sleeve कि किस तरीके से ये बिजनेस चलाना है। और मैंने बहुत ही कम कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट देखा होगा जो सिर्फ जॉब कर रहा है और कोई बिजनेस नहीं चला रहा, एंड दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस within their available time and resources and everything, but they have every trick, they have every knowledge, every information जो कि उनको चाहिए to continue the business। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो फिर अगेन ये वही बात है जैसे एम्प्लॉयमेंट के केस में थी कि अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो ये आपकी मर्जी है एक्चुअली, और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मर्जी है, बट दे हैव ऑल द बेसिक नॉलेज एंड दे हैव ऑल द एक्सपीरियंस जो कि उनको चाहिए टू कंटिन्यू बिजनेस। आप देखिए इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जब आप एजुकेशन कर रहे हो, ले रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप एक ट्रेनिंग से गुजरते हैं जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। 3.5 साल की एक ट्रेनिंग होती है जिसमें आप डिफरेंट बिजनेसेस को, बेतहाशा बिजनेसेस ऑडिट्स करते हैं, और ऑडिट में आप उस बिजनेस की सारी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका डील करने का तरीका, उनके फाइनेंसेस, उनके हालात, उनके पास के हालात, उनके एसेट्स, उनकी लायबिलिटीज, ये सारी चीजें आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये बिजनेस कैसा काम कर रहा है। देन within 2 to 3 weeks of your study you will be able to suggest them कि यार अब आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें, देखिए मैंने फलां जगह पे देखा था वो बिजनेस जो है वो इस तरह से स्ट्रगल कर रहा था तो उसने ये काम किया था। तो एक बड़ा जबरदस्त आपको बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप हो जाता है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए आगे बिजनेसेस कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चंस जो है वो कुछ आए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा आप लोगों से तो मेरे सामने से क्वेश्चन गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए हैं, डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जी, और इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। प्रैक्टिसिंग लाइसेंस, एक बड़ा जबरदस्त ट्रेडिशनल एलिमेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलता है वो है जी प्रैक्टिसिंग लाइसेंस, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो कि कोई भी कारोबार करती है, कोई भी कारोबार करती है, अगर वो एक सर्टेन लिमिट से बड़ी है तो पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक उन्होंने अपना ऑडिट करवाना है। ठीक है, और ये कंपनीज बहुत सारी होती हैं, बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 में 26,500 कंपनीज नई रजिस्टर हुई थी, तो पुरानी आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कितनी थी, तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब तो कंपनीज हैं जो कि इस वक्त काम कर रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जितनी कंपनीज काम कर रही हैं उन सब कंपनीज को ये रिक्वायर्ड है कि उन्होंने ऑडिट करवाना है, और वो ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। ठीक है जी, तो दैट इज वाई के ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, वो एक कंपनी को ऑडिट करता है, मींस कि वो चेकिंग करता है इस बिजनेस से पूरा साल जो है वो काम ठीक किया, उसके बाद एक रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट पे ऑडिटर के साइन होने का मतलब ये है कि ये कंपनी जो है इसने पूरा साल काम बिल्कुल ठीक किया है। सही है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सिग्नेचर्स में इतनी पावर होती है कि वो सिग्नेचर्स जहां पे कर दे जिस रिपोर्ट के ऊपर, उस रिपोर्ट को सही जाना माना समझा लिखा पढ़ा जाता है। अब दैट इज वाई सीए इज कॉल्ड, सीए के आप देखें उसमें जो लोगो है, जो प्रोमो है, उस पर लिखा होता है इज सिग्नेचर क्वालिफिकेशन दैट एम्पावर्स टू लीड। ये सिग्नेचर क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन जिसकी सिग्नेचर मैटर करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो ऑडिट कर सकते हैं, और ऑडिट करने के लिए यू डोंट हैव टू गो टू सम फर्म, यू डोंट हैव टू ज्वाइन समवन, आप अपना बिजनेस इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी का शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप खुद से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉयर्स जो है वो लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो ऑडिट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऑडिट के जो कस्टमर्स हैं, ऑडिट के जो क्लाइंट्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस, प्रैक्टिस लाइसेंस की भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी जॉब में ग्रो कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल मूव कर सकते हैं, आपके पास प्रैक्टिस लाइसेंस भी है। फील्ड में डाइवर्सिटी कितनी है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं जनाब, आप बेतहाशा काम कर सकते हैं, जहां जहां पे पैसा है वो आप वो वाले काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अकाउंटेंसी एंड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो है दिस कैन बी ए फील्ड। ऑडिटिंग अभी हमने जिक्र किया, आप टैक्स प्रैक्टिस में काम कर सकते हैं,
पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टैक्स सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, राइट। दुनिया में सबसे मुश्किल टैक्स सिस्टम है, इसमें इतने टैक्सेस और इतना कुछ होता है कि आपकी सोच है। और ये इतनी मुश्किल चीजें होती है कि इन सारी चीजों को वैल्यूएट करना, इन सारी चीजों को अप्लाई करना और इनको रिस्पॉन्ड करना बड़ा जरूरी होता है। हर बंदा टैक्स रिटर्न फाइल करता है। मेरी आपकी टैक्स रिटर्न तो शायद इजी होगी, लेकिन किसी छोटे से बिजनेस की टैक्स रिटर्न काफी मुश्किल होती है। और दे अगेन दे गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो उसको आपको टैक्स रिटर्न में हेल्प करते हैं। लॉ प्रैक्टिसेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो लॉयर भी होते हैं, वो बिजनेस के से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उनमें एक्सपर्ट बन जाते हैं और उसमें फिर जब भी कभी कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। दे नो द बिजनेस मैनेजमेंट रूल्स, दे नो द एचआर पॉलिसीज, दे नो के रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, दे नो के लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, दे नो के लोगों की टीम मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, नेगोशिएशन और इस तरह की बहुत सारी स्किल्स एज पार्ट ऑफ देयर कोर्स उनको पढ़ाई जाती हैं एंड दीज आर अप्लाइड इन द रियल केस सिनेरियो। वैल्यूएशन सर्विसेज, डिफरेंट टाइप की वैल्यूएशंस करानी होती हैं और वो भी ऐसे बंदे से कराई जाती हैं जिसको नॉलेज हो, जिसको बिजनेस का बताओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वैल्यूएशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एक बिजनेस में जाते हैं, उसको देखते हैं, उसमें गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि यार आप ये जो ऐसे करके ऐसे काम करते हैं उसको ऐसे करके ऐसे ना किया करें, उसको ऐसे किया करें तो आपका वक्त भी बचेगा और आपके रिसोर्सेज भी बचेंगे। यानी कि एक बिजनेस के काम करने के तरीके को रीसेट करना, उनको बताना कि यार ऐसे नहीं ऐसे काम करिए। बीपीआर की बहुत बड़ी एग्जांपल आपको इस वक्त पाकिस्तान पोस्ट में नजर आएगी। थोड़ा सा पीछे आप आज से 4-5 साल पहले देख लें तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान पोस्ट में क्या था। आप लेटर लेकर जाते थे, उसको गंदे से खाकी लिफाफे में डालते थे, उसके ऊपर जो थूक से जो वो टिकट्स है वो लगाते थे और फिर उसके बाद कहते थे भाई या किस्मत या नसीब, चला गया तो चला गया, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके मुकाबले में ये जो डिफरेंट कोरियर कंपनीज थी, प्राइवेट कोरियर कंपनीज, वो बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान पोस्ट वालों ने फिर उसको सर्च करना शुरू किया कि अच्छा अब कैसे हो रहा है, अब कैसे काम हो रहा है। फिर उन्होंने अपने आप को बेहतर किया और इस वक्त पाकिस्तान पोस्ट एक बड़ी जबरदस्त सर्विस है, उसमें डिफरेंट टाइप की इनकी मेल सर्विसेज हैं। इसके अलावा इनकी वो कोरियर ट्रैकिंग भी है, बड़ा कुछ आ गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। कौन करके दे सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास मल्टी फील्ड का, मल्टी कंपनीज का, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपीरियंस है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आईटी मैनेजमेंट, ऑडिट एंड कंट्रोल, अगेन CIA सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स या CICA, ये डिफरेंट तरह की क्वालिफिकेशंस होती हैं और ये लोग ये क्वालिफिकेशन करने के बाद अपनी स्पेसिफिक फील्ड में जब ज्वाइन करते हैं तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता है। ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, इस तरह की चीजें। यानी कि देयर इज अ लॉट, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इफ यू गो टू द आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं और आप डेंटिस्ट बन गए तो देन यू आर ओनली ए डेंटिस्ट, ठीक है। अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए तो यू कैन नॉट सी के जनाब लीवर में क्या प्रॉब्लम है और यू डोंट नो कि जनाब गुर्दे में क्या मसला चल रहा है। बट हियर यू हैव a lot of diversity in the field, जिसको आप जो है ना वो engage कर सकते हैं। अच्छा, international recognition, this will be I think the second last point, yes, point 8 है। इसके बाद आप लोगों के 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को यहीं पे क्लैरिटी मिल जाए। इंटरनेशनल रिकग्निशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बहुत ज्यादा है। CA का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। दे आर वेरी वेल सॉट आफ्टर और इन लोगों को काफी जो इज्जत काफी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड आपको यहाँ पे बहुत नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड मेंबरशिप पाथवे। पाकिस्तान का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको ICAEW, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, यानी कि इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट माना जा सकता है। मेंबरशिप पाथवे, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट का मेंबर माना जा सकता है। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कनाडा का मेंबर माना जा सकता है। CA न्यूजीलैंड का मेंबर माना जा सकता है और CMA USA का मेंबर माना जा सकता है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन करेंगे तो आपको इन मुल्कों की क्वालिफिकेशन करने के लिए बहुत थोड़ा सा काम या 1 या 2 पेपर मजीद या कोई थीसिस या कोई प्रैक्टिस इस तरह से करना पड़ेगा। मेंबरशिप पाथवे का ये मतलब है कि पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर एग्जांपल USA का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 1 या 2 पेपर्स देने पड़ेंगे या शायद इसमें कुछ और उनको कोई फीस वगैरह जमा करानी पड़े, तो वो USA, न्यूजीलैंड, कनाडा, UK की किसी क्वालिफिकेशन का जो कि उस एरिया की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है उसके मेंबर भी बन जाएंगे।
ठीक है जी। तो यानी कि इफ यू गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो आप एक नहीं बल्कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी मुल्कों की चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं और आपको फिर उसमें जाने के लिए सिर्फ उनके जो लोकल कोर्सेज है उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेंबरशिप पाथवे में क्या पढ़ाते हैं, टैक्स पढ़ाते हैं। अच्छा यार, आपने पाकिस्तान का टैक्स पढ़ा, इंग्लैंड का टैक्स तो पढ़ लो भाई। अगर आपने पाकिस्तान का टैक्स पढ़ा, यूएसए का टैक्स तो पढ़ लो, ताकि आपको यूएसए का पता तो चले। तो आपने सिर्फ टैक्स या लॉज या इस तरह की चीजें पढ़नी होती हैं नॉर्मली, जो कि मेंबरशिप पाथवे में नजर आती हैं। ठीक है जी। इसके बाद प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है जी। सऊदी अरब की ऑर्गेनाइजेशन एसओसीपी या पीए के साथ प्रोफेशनल कोलैबोरेशन है। प्रोफेशनल कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान के और सऊदी अरब के एक दूसरे को अपने इक्वल ट्रीट करेंगे। ठीक है। ये एक प्रोफेशनल कोलैबोरेशन है कि जिसमें हम लोगों को उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज्जत देंगे और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हम इज्जत देंगे। ठीक है। यानी कि दे विल बी कंसिडर्ड इक्वल। इक्वल कंसिडर करने का ये थोड़ी मतलब है कि हाँ यार अस्सलाम वालेकुम, हाँ यार वालेकुम अस्सलाम, ऐसे नहीं होता। इसमें पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में सेम राइट्स या सेम जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारा बोर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इसकी बहुत सारी एफिलिएशंस हैं। ये बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, अक्सर जगहों पे बड़ा प्राउड मेंबर है, अक्सर जगहों पे बड़ा इसको जो है ना वो रिस्पेक्ट दी जाती है, रिस्पेक्टेड मेंबर है। यानी कि अक्सर जगहों पे अक्सर कमेटीज में आई कैप को बड़ा भाई समझा जाता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, इस तरह की कंट्रीज की जो चार्टर्ड अकाउंटेंसीज है उनको तो पाकिस्तान की चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने काफी सपोर्ट भी किया है टू डेवलप एंड टू एस्टैब्लिश एंड टू गेट बिगर। तो ये जो सारी चीजें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर नजर आएंगी। तो इसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है दैट इज ए ग्रेट फैक्टर। यानी कि आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अच्छी इज्जत की निगाह से देखा जाएगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपर्टीज है। कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं आप? बैंकिंग की फील्ड में जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, एनर्जी सेक्टर में जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हैं, आईटी की किसी कंपनी में जा सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो चीजें लोग परचेज करके इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर, टेलीकॉम, यानी कि यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन गो इनटू एनी बिजनेस, क्योंकि जहां पे पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। ठीक है। सो let me conclude this argument. This might be the longest argument जो कि मैंने देना था, वो ये था कि when you choose a profession तो क्या वो profession worth it है कि नहीं है। हम लोगों ने 9 different criteria के ऊपर इस profession को देखा, समझा कि क्या वाकई इस profession के अंदर हमें ये benefits मिलेंगे, और हमने हर एक जगह पे ये देखा कि ground realities यही कहती हैं कि profession जो है that is worth it। और अगर आप जो है वो इस profession को choose करेंगे तो you will not regret। अच्छा जी, ये तो हो गई सब्ज बाग जो मैंने आपको दिखाने थे। अब जरा इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों के सवाल लूंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि देखें जो चीजें अच्छी होती है ना वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है। एक इतना रिवॉर्डिंग प्रोफेशन अगर है तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्रोफेशन के अंदर आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, इस प्रोफेशन के अंदर आपको टाइम भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, इस प्रोफेशन के अंदर आपको अपने आप को जो है वो इस प्रोफेशन के हवाले करना होगा, ताकि ये प्रोफेशन आपको जब अपने अंदर से निकाले तो आप बल्कि आप कुंदन बन चुके हो। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सब्ज बाग तो देख लिया, लेकिन इस सब्ज बाग तक पहुंचने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। 3 सवाल आए हुए हैं जी। एक सवाल है डिफरेंट बिटवीन एसीसीए एंड सीए। सीए पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन है, एसीसीए यूके क्वालिफिकेशन है। एसीसीए जो है वो यूके की तरफ से कराया जाता है। पाकिस्तान में भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो एसीसीए कराते हैं, लेकिन सीए जो है वो उसमें ये सारे बेनिफिट्स और वैल्यूज जो है मैंने आपके साथ बता दी। सीए आप बीबीए के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। यस, अगर आपने बीबीए 4 इयर्स का किया हुआ है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें इवन आपको लेवल 1 यानी कि जो पीआरसी होता है उसकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप किसी भी कॉलेज से या जो भी आपका एडमिशन ऑफिस जो आपको नजर आ रहे हैं नियर बाय से रब्ता कर लें, वो आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है सीए के लिए? अगर कोई स्टूडेंट सीए में इंटर होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल बेटर होगी या पहले से बेहतर करके आए? नहीं, बिल्कुल भी इस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश आपकी जैसी भी है
वो चल जाएगी। आप आए, आप इसमें अपनी इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंप्रूव होती रहेगी। आपको स्पेसिफिकली कोई कोर्स या कोई इस तरह की चीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एफएससी की इंग्लिश पास कर ली है, इसका मतलब आपको इंग्लिश आती है, तो आप उसके बाद आगे आप सीए में आ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बेस्ट इंस्टीट्यूट में कैसे जा सकते हैं? बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, मोस्टली लाहौर में, तो इंस्टीट्यूट का कैसे इंतखाब करें, गाइड करिएगा, शुक्रिया। अच्छा जी, चलें इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे कि हम इसको इसमें क्या डिस्कशन करेंगे। ये मैं आपको बाद में, फिर जब हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन के क्या मामला हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट के ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है जी जनाब, मूविंग फॉरवर्ड, चलें अब हम करने लगे हैं जी सीए। सीए कैसे करते हैं, सीए में क्या क्या चीजें हैं, कैसे होती हैं, क्वेश्चंस मैं आपको आपके बाद मिलूंगा। ये जनाब इस वक्त आपके पास सीए का एक पाथवे है जो आपको नजर आ रहा है। सीए के 4 लेवल्स हैं, हर लेवल का एक नाम है, और हर लेवल का जो नाम है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। फर्स्ट लेवल को पीआरसी लेवल कहते हैं। इसमें 5 पेपर्स होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर पे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, आपने उसमें से रेलेवेंट आंसर जो है वो टिक करना होता है। इसके मंथली एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, 5 पेपर्स मंथली एग्जाम्स होते हैं, आपने इनको पास करना होता है। नॉर्मली जो ऑन एवरेज जो बच्चों को टाइम लगता है दैट इज 6 मंथ। आपने ज्वाइन किया, आप 6 महीने के अंदर ये 5 पेपर पास कर लेते हैं, ठीक है। ये एवरेज टाइम है, ये मिनिमम टाइम नहीं बता रहा। नॉर्मली लोग मिनिमम टाइम बताते हैं, जिससे लगता है कि सीए जो है वो 3 साल में हो जाता है। मैं आपको एवरेज टाइम बता रहा हूँ कि एवरेज जो बच्चे हैं, क्योंकि एवरेज में बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत हल्के बच्चे भी होते हैं, तो उन सब की एक एवरेज में करके आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन आपके इस तरीके से ये पास होते हैं। लेवल 2 होता है जी, जब आप पीआरसी कंप्लीट कर लेंगे देन यू विल मूव टुवर्ड्स द लेवल 2, उसे हम कैफ लेवल कहते हैं। और इस कैफ लेवल में 8 पेपर्स होते हैं। ये आपके पेपर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है, आप उसके ऊपर लिख कर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। ये साल में 2 दफा होते हैं, मार्च में और सितंबर में। 8 पेपर्स होते हैं। आइडियली इसमें जो प्लान होता है वो ये होता है कि 3 3 और 2 करके पेपर देते हैं। पहली अटेम्प्ट में 3, दूसरी अटेम्प्ट में 3, तीसरी अटेम्प्ट में 2, और अगर कोई खुदा ना खास्ता पीछे से कोई फेल हो जाए तो वो आगे मिला के हम दे देते हैं। इसके ऊपर एक पूरा कंप्रीहेंसिव प्लान, पूरा 2 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन मैं करता होता हूँ कि कैफ को प्लान कैसे करना है। जब आप कैफ में आएंगे तो आपको कैफ की प्लानिंग मैं बता दूंगा। जब आप सीफैप में जाएंगे आपको सीफैप की प्लानिंग भी बता दूंगा, क्योंकि डिफरेंट डेज पे मैं डिफरेंट सेशंस करता रहता हूँ, बड़ा रेगुलरली करता रहता हूँ, जिसमें हर तरह की ऑडियंस को उनके अगले डिसीजंस के लिए मैं हेल्प करता हूँ कि कैसे आप लोग जो है ना उसको प्लान करेंगे। 1.5 साल में आपका कैफ जो है वो एवरेज बच्चा कर लेता है। कुछ बच्चों को 2.5 से 3 साल भी लग जाते हैं, लेकिन वो इस वजह से लगते हैं क्योंकि बीच में उन्होंने मेहनत करनी छोड़ देते हैं, वो थोड़ा एक आध अटेम्प्ट बीच में इजी हो जाते हैं, अटेम्प्ट मिस कर दी, पेपर जो है वो पास नहीं हुए, इस वजह से टाइम आगे चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत से करते रहे जैसे आपने एफएससी में की थी, ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, जितनी आपने एफएससी में मेहनत की, अगर आप उतनी मेहनत से काम करते रहे तो आप 1.5 साल में ये काम क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक चीज स्टार्ट होती है जी, जिसे हम कहते हैं जी 3.5 साल की ट्रेनिंग। जैसे आपका कैफ कंप्लीट हुआ, इसमें 2 सब्जेक्ट्स और भी होते हैं, उन्हें हम हैंड्स ऑन कोर्सेज कहते हैं, एचओसीज। हैंड्स ऑन कोर्सेज दरअसल ये कोर्सेज होते हैं जो आपने किसी भी कॉलेज से लेने होते हैं, और इसका पेपर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ आपने बस क्लासेस इसकी अटेंड करनी होती है। तो ये भी आपने 8 के साथ ये 2 पेपर, यानी कि समझ लें कि कैफ के टोटल पेपर तो 8 होते हैं, लेकिन आपने सब्जेक्ट्स 10 पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज में एक हैंड्स ऑन कोर्स होता है जिसमें आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन, आपको इंटरव्यू देने का तरीका, सीवी बनाने का तरीका, बात करने का तरीका, ये चीजें सिखाते हैं। और एक आपका आईटी स्किल्स का पेपर होता है जिसे एमएस ऑफिस कहते हैं, कि आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सिखाया जाता है। तो वो जो 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं ना, उसके पेपर्स नहीं होते, सिर्फ 8 कैफ के पेपर्स के एग्जाम्स होते हैं और आपने उसमें पास करना होता है। जब आप कैफ पूरा कर लेंगे तो फिर आप 3.5 साल की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, विच इज जस्ट लाइक ए हाउस जॉब, या विच इज जस्ट लाइक एक लॉयर जो होते हैं उसमें जो छोटा लॉयर होता है वो बड़े लॉयर के साथ अटैच हो जाता है और उसके साथ साथ रहता है, उसका शेडो बन जाता है और उससे चीजें सीखता है। देन देयर इज लेवल 3 जिसे हम सी फैप कहते हैं। इसमें 6 पेपर्स हैं और
इसके साल में 2 दफा एग्जाम्स होते हैं, जून में और दिसंबर में। इसी तरीके से लेवल 4 है एमएसए, इसके 2 पेपर्स, यानी कि समझ लीजिए कि सीवैप और एमएसए इन दोनों लेवल्स में भी 8 पेपर्स होते हैं। जब आप 3.5 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो उस वक्त आप सीवैप और एमएसए के पेपर्स दे सकते हैं। यानी कि ये नहीं है कि पहले 3.5 साल की ट्रेनिंग पूरी करेंगे फिर उसके बाद सीफैप और एमएसए के पेपर देंगे। आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, उसके 1 साल के बाद आप सीफैप एमएसए वगैरह के पेपर दे सकते हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो तकरीबन 5.5 से 6 साल आपके जो है ना वो लगते हैं सीए कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सीए क्योंकि पूरी एक बड़ी लॉन्ग क्वालिफिकेशन है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज इनफ, दैट इज व्हाई इट टेक्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसको लगता है। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन। तीसरी स्लाइड में आपको बताता हूँ कि सीए की फीस कितनी है। उससे पहले आप लोगों के क्वेश्चंस दो तीन आए हुए, मैं उनका जिक्र करूंगा। लेकिन ये चीज समझ लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में ये लगता है कि ये बहुत ही महंगी क्वालिफिकेशन है। लेकिन मैं इस चीज को जब देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन जो है ये करने के आपको पैसे मिलते हैं, ना कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। किसी भी और क्वालिफिकेशन में आप फीस देते हैं, फीस दे के आप जो है वो देते हैं, आप आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं। पहली चीज तो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द मोस्ट अफोर्डेबल क्वालिफिकेशन एज लॉन्ग एज फार एज के आप मतलब ये है कि आईकेएफ की फीस या अपने कॉलेज की फीस वगैरह का ज़हन में रखें तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही इजी क्वालिफिकेशन है। अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन फी वगैरह की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फी एज ए स्टूडेंट जो है वो आप आईकेएफ को देंगे 16,200 रुपए और नियर पेयर को आप देंगे 5,000। पीआरसी की पेपर की फीस है, पेपर को अटेम्प्ट करने की या पेपर देने की जो फीस है दैट इज 26,500 और कैफ की जो फीस है वो 40,000। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पूरी आपने आई कैप को ओवर द स्पैन ऑफ 5.5 साल जो फीस पे करनी है दैट इज 2,11,600। और अगर आप अपना सारा सीए नियर पीयर से करते हैं तो आपका सारा 5.5 साल का टोटल खर्चा होगा 3,10,000। अब आप ये देखकर सोचकर हैरान हो गए होंगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो अभी थोड़ी देने हैं, ये तो आपने थोड़े थोड़े करके देने हैं। जैसे जैसे जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे आपने उतने उतने पैसे देते जाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्ट ना हो तो आपको सिर्फ नियर पीयर की फीस देनी है। नियर पीयर की फीस इस वक्त 45,000 फीस है, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और उसमें बहुत सारे डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको जो नंबर मिलेगा आप उस पर बात कर सकते हैं। तो लोगों को शायद ये लगता है कि सीए बहुत महंगी क्वालिफिकेशन है। सीए महंगी क्वालिफिकेशन नहीं है, सीए सस्ती क्वालिफिकेशन है और ये बहुत सारी और क्वालिफिकेशन से ओवर द लाइफ टाइम जो है वो बहुत सस्ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह से बीबीए या एमबीए वगैरह करना शुरू कर दें किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो कि पाकिस्तान में मशहूर है यूनिवर्सिटी, तो उनमें तो एक सेमेस्टर की फीस जो है वो 4-4 लाख रुपए होती है। एंड यू हैव टू पे दिस ओवर द स्पैन ऑफ 25 या 30 या 35 सेमेस्टर्स। आपने टोटल इतनी फीस देनी है। तो पहली चीज तो ये है कि सीए जो है वो बहुत ही सस्ती क्वालिफिकेशन है क्योंकि इसमें फीस बहुत ज्यादा नहीं। इसमें एक और बड़ी मजे की चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्टाइपेंड। स्टाइपेंड जो होता है ये स्कॉलरशिप होता है जो कि हर बच्चे को मिलता है जो कि अपने आर्टिकल्स या ट्रेनिंग शुरू कर लेता है। ठीक है, रूल ये नहीं है कि ऊपर वाले 10 बच्चों को मिलेगा, ऊपर वाले 100 बच्चों को मिलेगा। हर वो बच्चा जिसके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे उसको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है जी, हर वो बच्चा जिसके आर्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे उसको स्टाइपेंड मिलेगा। 1 मिनट जी बस मुझे दीजिएगा, मैं जरा ये केस प्रेजेंट करता हूँ।
जी जनाब, आई एम बैक। दरअसल मैंने अपने लैपटॉप का चार्जर नहीं लगाया हुआ था, जिसकी वजह से इसमें मैसेज आने शुरू हो गया था कि जी चार्जर लगा लें। तो मैंने कहा इससे पहले कि सेशन हमारा बंद हो जाए मैं लगा लूँ। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द मोस्ट अफोर्डेबल क्वालिफिकेशन, और इसमें आपके तकरीबन जो है वो 5 से 7 लाख रुपए ओवर द लाइफ टाइम, यानी कि ओवर द 5 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, और जब ये हर साल हर महीने तक हर 6 महीने बाद तकरीबन 20-25 30 हज़ार रुपए लग रहे होंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि यार इतनी फीस तो एफएससी के किसी कॉलेज की भी नहीं होती थी। बस कॉलेज वाले भी उससे ज्यादा पैसे लेते थे, या सेमेस्टर के पैसे ज्यादा ले लेते थे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मजे की बात है कि जितने पैसे आपसे ड्यूरिंग योर एजुकेशन कॉलेज वाले या आईकेएफ वाले लेते हैं, उससे ज्यादा पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। हम लोग बात करते हैं जी, एक चीज होती है जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। स्टाइपेंड एक ऐसा स्कॉलरशिप होता है जो हर वो बच्चा जो आर्टिकल्स कर रहा है उसको मिलता है। ये समझ लें कि एक वजीफा है जो हर उस बच्चे को मिलता है जो आर्टिकल्स कर रहा है, रजिस्टर हो गया है, उसकी फॉर्म की तरफ से उसको पैसे मिलते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से ये चीज भी ज्यादा नहीं होगी कि अगर बच्चों को कहा जाए कि यार ये जो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो इसके पैसे तुम दो, ठीक है, क्योंकि हम तुम्हें सिखा रहे हैं। बट ये है कि आपको सीखने के पैसे मिलते हैं। तो आपको जब सीखने के पैसे मिलते हैं, वो पैसे जो होते हैं वो आजकल पर ईयर चल रहे हैं जी 16,500 रुपए। अगर हम उनको किसी तरीके से जमा करें ना, तो आपको बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 16,500 रुपए है, तो अगर हम उसे 12 से मल्टीप्लाई करें तो डेट इज 198,000, यानी कि पहले साल आपको 2 लाख रुपए वापस मिल गए। जैसे आपके आर्टिकल शुरू हुए, आपको 16,500 रुपए मिलने शुरू हुए थे, वो आपको वापस मिल गए। ईयर 2 में नॉर्मली इसके अंदर जो है ना वो हर साल 10% का इंक्रीमेंट होता है। दूसरे साल में 10% का इंक्रीमेंट लगा दें तो दूसरे साल 2,17,800 रुपए आपको वापस मिलते हैं। तीसरे साल उसमें फिर 10% का इंक्रीमेंट लगाएं तो 239,580 रुपीज और आपको मिल जाता है। यानी कि ये वो पैसे हैं जो हर महीने आपको मिल रहे हैं। और चौथे साल में क्योंकि 6 महीने होते हैं, तो आपको 21,962 रुपए के हिसाब से इतने पैसे, यानी कि 7,87,000 रुपए तो आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर आर्टिकल्स वापस मिल जाएंगे। आपने दिए कितने, तकरीबन 5.5 लाख रुपए, और 7,87,000 आपको ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग वापस मिल गए। हालांकि अभी आपने कैप देना है, अभी आपने सीफैप देना है, एमएसए देना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मजे की वैल्यू है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको मिलती है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो बच्चे जो ऐसी फैमिली से या ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं जो कि बहुत महंगी महंगी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, दे शुड कम टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बिकॉज ये जितना रिवॉर्डिंग है ये उतना ही इजी टू डू है, इसमें फाइनेंसेस उतने ही इजी हैं। और सिर्फ यही नहीं है, आप किसी इंस्टीट्यूट को जाके हाथ लगाएं, बीएपीआर वालों को आगे बताएं, आपको ऐसे जबरदस्त डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपको ऐसी ऐसी जो है ना वो फैसिलिटेशंस मिलती हैं कि आप सोच के हैरान रह जाते हैं कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा आईकेएफ ने भी बहुत सारी अपनी जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस किए हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें आईकेएफ ने भी ऑफर की हुई। आप हैरान हुए, आप परेशान हुए, आपको मैं मजीद हैरान करता हूँ। ये जो 16,500 रुपए है ना, ये सिर्फ तब मिलेंगे जब आपका कोई पेपर पास नहीं होगा। अगर फर्ज करें कि आप ड्यूरिंग योर आर्टिकल ही अपने 3 पेपर पास कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके 16,500 नहीं बल्कि 22,400 रुपए मिलेंगे। अगर आप सारा सीए क्वालिफाई कर लेते हैं ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स, तो आपको 16,500 नहीं बल्कि 61,900 रुपए पर मंथ मिलेंगे। उसे से मल्टीप्लाई करें और जमा करें, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपको सीए करने के 5 लाख में 5 लाख रुपए लग रहे हैं और सीए के आर्टिकल्स के दौरान आपको 20-25 लाख रुपए वापस मिल जाए। क्या ख्याल है, ऐसे है कि नहीं? तो अगर आप ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स सीए कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल जरूर है, बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ता है, लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत क्विक है, बहुत श्योर है, कंफर्म है और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेहनत करने का डेफिनेटली आपको फल मिलेगा। ठीक है, सब्र नहीं करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, आप मेहनत करें, फल टक करके आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 3 चीजें मैंने डिस्कस की। नंबर 1 कि सीए जो है वो उसमें टाइम कितना लगता है, उसमें फीस कितनी लगती है और उसके फील्ड्स और वो मामला कितने हैं। तो अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि सीए कौन कौन कर सकता है। चलिए, ये एक अच्छी इजी स्लाइड है,
हर वो बच्चा सीए कर सकता है जिसने इंटर किया, इंटर में अगर उसके 60% मार्क्स हैं तो वो सीए कर सकता है। वो बच्चे जो रिजल्ट वेटिंग है, वो रिजल्ट वेटिंग के तौर पे सीए के अंदर आ सकते हैं, वो रिजल्ट वेटिंग के तौर पे रजिस्टर हो जाएंगे रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट के तौर पे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने एफएससी का पेपर दिया हुआ है, आपका पार्ट 1 का रिजल्ट आया हुआ है, आपके पार्ट 1 के रिजल्ट से पता चल जाएगा आप कितने अच्छे बच्चे हैं, फिर आपको उस हिसाब से हम लोग सीए में एनरोल कर लेंगे। जब रिजल्ट आएगा पार्ट 2 का उस वक्त आप पेपर दे देंगे। तो रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट जो है वो सीए में ज्वाइन कर सकते हैं एफएससी वाले। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। अगेन ये भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आजकल तो लोगों के 100% मार्क्स आ रहे होते हैं। जो थोड़ा सा भी पढ़ने वाला बच्चा उसके 100% नंबर आ जाते हैं, जो थोड़ा सा हल्का है उसके ज्यादा से ज्यादा कम नीचे जाएंगे तो 80% तक चले जाएंगे। लेकिन 60% तो एक ऐसा क्राइटेरिया है कि जिसमें मुझे लगता है कि उसके नीचे कोई बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई हो भी तो डोंट वरी, 50 से 60% मार्क्स के दरमियान वाले बच्चे भी सीए ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको एक एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की है, 16 ईयर ग्रेजुएशन जो है, उनको तो बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पशन मिल जाएगी। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन अगर उन्होंने किया हुआ है तो कैफ की एग्जाम्पशन या कैफ के कुछ पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और अगर 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो फिर आपको भी कुछ और एग्जाम्पशन मिलेंगी। वो जब आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे या पूछेंगे उस वक्त आपको बता दूंगा। ए लेवल्स वाले स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, कम से कम 3 पासेस होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप 3 पासेस कम से कम आपके होंगे और तो आप उसमें ए लेवल्स के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल ये है कि कौन से बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, हु शुड ज्वाइन। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको ये सीए करना चाहिए? वो बच्चे जो मेहनत कर सकते हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, जो एक बड़ा टारगेट हासिल करना चाहते हैं, जो एक बड़े मनसब पे फाइज होना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एलिवेट हो उनकी फैमिली, उनका लाइफस्टाइल, हर चीज बेहतर हो, जो अपने घर वालों को देखकर परेशान होते हैं कि यार ये लोग जो है ये मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ गुजार रहे हैं, अगर आप उनकी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो यू शुड ज्वाइन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करनी चाहिए। वो लोग जो हार्ड वर्क कर सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है ना कि आप फोकस से काम नहीं कर सकते तो आपने सीए ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि ये चीज, ये क्वालिफिकेशन आपसे मेहनत मांगती है। मैंने शुरू में कहा था नॉर्मली इस तरह की बातें नहीं की जाती इस तरह के सेशंस में, लेकिन मैंने आपको कहा कि भाई ये जो सब्ज बाग मैंने आपको दिखाए हैं, इससे पहले कि आप कहेंगे कि वो जी एक सेशन हुआ था नियर पियर वालों का, उन्होंने तो बड़े सब्ज बाग दिखाए थे। सब्ज बाग तो दिखाए थे, लेकिन सब्ज बाग को जाने का रास्ता भी बताया था कि बड़ा कठिन और बड़ा मेहनत वाला है। आप मेहनत करेंगे तो आपको सब्ज बाग जो है ना वो मिलेंगे। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अपनी बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को, अपनी गलत हॉबीज को, इंटेलिजेंसेस को छोड़ना पड़ेगा। then you will be able to do chartered accountancy। फिर अगेन मैं एक और चीज बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर तरह की एक्टिविटी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी टाइम जो आप कर दें उनको छोड़ दें। ऐसे दोस्त जो लाइफ को निकलने हो, जिनका जिंदगी में कोई गोल नहीं है, जिन्होंने बस अल्टीमेटली अपने अब्बा जी की दुकान पे जाके बैठ जाना है, या जिन्होंने अपने अब्बा जी का बिजनेस संभालना है, या जिनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है और उनको फिक्र भी नहीं है, इस तरह के दोस्तों से जान छुड़ाएं, अपना एक एम डेवलप करें अपनी लाइफ के अंदर। तो वो लोग जो हार्ड वर्क कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं, 5-7 साल आपको अपना आप मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी फिजिक्स का ख्याल नहीं रखना, आप गेम करना चाहते हैं गेम करें, आप बाकी चीजों को फोकस करना चाहते हैं करें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। वो स्टूडेंट जो कि एफएससी वगैरह में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जो कि जिनके 80% उससे ज्यादा मार्क्स आज आ रहे होते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, इनको पता होता है कि मेहनत कैसे करनी है। तो ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले लोग सीए की तरफ आए। ये जो थोड़े मार्क्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 60% है या 50% मार्क्स हैं, तो एक्चुअली जो एफएससी के मार्क्स होते हैं ना, वो बताते हैं कि बंदे ने 2 साल कैसे गुजारे। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि आपको मैं 2 दिन तक इवेल्युएट करूं, तो उन 2 दिनों में आप अच्छा परफॉर्म कर दें तो मुझे लगे कि हाँ यार आप अच्छे बच्चे हो। या ऐसे हो सकता है कि आपका 4 दिन का मैं इवेल्युएशन करूं तो मुझे 4 दिन में पता चले कि यार ये बंदा तो डाउन है, उस दिन उस वक्त आप बीमार। लेकिन 2 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। ये जो आपके एफएससी के मार्क्स होते हैं ना, ये आपके 2 साल की पूरी पर्सनैलिटी का निचोड़ होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपने 2 साल क्या किया है। ठीक है,
आप कितना घर वालों की बात मानते थे, आप कितना पढ़ते थे, आप कितनी मेहनत करते थे। तो अगर आप वो टाइम ज़ाया कर देंगे ना, तो वो हमें उस एक नंबर से पता चल जाएगा जो आपकी परसेंटेज होगी। तो नॉर्मली मैं ये समझता हूँ जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, they are already trained to do hard work, they are already sincere to themselves, अपने आप से वो सिंसियर है कि यार मैंने अपने आप को लाइफ में आगे लेकर जाना है। तो इस तरह के लोगों को मेहनत करनी चाहिए। अगेन आखिरी पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एफएससी के बच्चे जो प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं उस वो सीए ज्वाइन करें, उनको सीए ज्वाइन करना चाहिए। सीए में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एफएससी प्री मेडिकल के बच्चे, और उनको लगता है कि सीए का जो कैरियर है वो बड़ा जबरदस्त और बड़ा अच्छा, इसमें जो है ना वो इनको एक अच्छा अल्टरनेटिव मिलता है। आपको पता है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप एफएससी प्री मेडिकल करते हैं, उसके बाद मेडिकल यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलना इतना आसान नहीं होता। अगर एक तरफ 70-80 हज़ार बच्चा है जिस जो एमडी कैट का टेस्ट देता है, तो आगे यूनिवर्सिटीज में तकरीबन 10-12 हज़ार बच्चों की सीटें होती हैं। उसके बाद बाकी सारे बच्चे जो हैं वो इधर उधर दूसरी तीसरी लेवल की जो है ना वो उधर भी शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 20-30 हज़ार बच्चा ऐसा रह जाता है कि जिसको मेडिकल की किसी फील्ड में कोई भी एडमिशन नहीं मिलता। तो ऐसे बच्चों के लिए सीए जो है बड़ा जबरदस्त अल्टरनेटिव है। इफ यू वांट टू परस्यू योर पैशन टू बी ए डॉक्टर, तो आप जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दें, लेकिन अगर आपको अनफॉर्चुनेटली आप मेरिट में नहीं आते, आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेरिट में नहीं आते, यू कैन कम टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज इक्वली रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। पिछले सेशन में जो आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं एक सेशन कर रहा था इसी तरह का, तो उस सेशन में मैंने एक प्रेजेंटेशन बच्चों के साथ शेयर की थी। उसमें मैंने बताया था कि जी मैंने अपने सीए के प्रोफेशन में वो बच्चे जो सीफैप लेवल पे पहुंच गया और वो मेडिकल के बैकग्राउंड से आए हैं, उनसे मैंने पूछा कि अच्छा बताओ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और उन सब ने ये कहा कि यस दिस इज अ वेरी गुड प्रोफेशन। और मैं अपने जो मेरे बाद आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे बाद आने वाले बच्चे हैं जो एफएससी प्री मेडिकल करके आ रहे हैं, और अगर उनको कोई और प्रोफेशन में मतलब मेडिकल वगैरह में कहीं पे जॉब नहीं मिलती, कोई कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता, तो then they can come to the chartered accountancy because this is an equally good and well paid profession, right? तो एफएससी के बच्चों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए अगर उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। इसमें आपके पास बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक सेशन हैज एंडेड। नहीं, एक चीज रहेगी, पीआरसी की प्लानिंग। पीआरसी जो है इसकी प्लानिंग के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि पीआरसी की प्लानिंग जो है इसमें क्या क्या है जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप रजिस्टर करा लेंगे उसके फौरन बाद आप पेपर 3 महीने तक नहीं दे सकते। 3 महीने के बाद जो अटेम्प्ट आ रही होगी उसमें आप पेपर देंगे। ठीक है, तो पीआरसी की प्लानिंग का सबसे पहला रूल तो ये ध्यान में रखें कि 3 महीने के बाद जो है वो आपकी अटेम्प्ट आती है और 3 महीने बाद ही आप पेपर दे सकते हैं। पीआरसी के ये 5 पेपर्स हैं, पीआरसी 1, 2, 3, 4 और 5। बिजनेस राइटिंग है, क्वांटिटेटिव मेथड्स यानी कि मैथ और स्टैट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। मैथ और स्टैट के वाले से मैं बता दूं कि जिन लोगों को एफएससी वगैरह का मैथ बुरा लगता था उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एफएससी वाला मैथ नहीं है, दिस इज जस्ट बिजनेस मैथ। बिजनेस मैथ में नॉर्मली अमाउंट्स और रुपयों का जिक्र होता है। रुपए या तो ऐड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, या एक अमाउंट में से दूसरी अमाउंट माइनस होती है। रुपए जो है वो उनकी वो नहीं होती, इंटीग्रेशन नहीं होती। रुपए जो होते हैं उनकी डेरिवेशन नहीं होती। रुपए जो होते हैं उनमें साइन कॉस थीटा का कोई ताल्लुक नहीं है। रुपए जो होते हैं उनमें, पैसे जो होते हैं उनमें कोई भी थ्योरम्स नहीं होते। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने से मैथ, दिस इज नॉट दैट मैथ जो आप पहले पढ़ के आए हैं। दिस इज वेरी इजी मैथ्स। दिस मैथ्स इज अबाउट फाइनेंस, दिस मैथ इज अबाउट अमाउंट्स, दिस मैथ इज अबाउट रुपी, मनी, इस तरह की चीजों के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ईजी होती है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये चीज होगी। पीआरसी की एग्जामिनेशन जो है ये मंथली बेसिस पे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, यानी कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पड़ा होता है, वहाँ पे आप लॉग इन करते हैं, अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं जो आपको रोल नंबर स्लिप पे मिला होता है। उसके बाद आप जो है ना वो पेपर दे लेते हैं। इसमें सैंपल पेपर, एग्जाम एनवायरनमेंट क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, वो जो सॉफ्टवेयर जिसपे आप एग्जाम देते हैं, ये सारे के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से कोई आधे पौने घंटे की वीडियो बनाई है। ये वीडियो का लिंक ये आप लोगों के सामने मौजूद है, आपको ये स्लाइड्स मिलेंगी, उसके अंदर इसका लिंक होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी। यू कैन सी कि यार इसमें एक प्रोग्राम कैसा है, बल्कि अभी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। व्हेन यू ज्वाइन सीए उसके बाद आपको ये वीडियो या आपका जो भी टीचर होगा वो आपको बता रहा होगा कि यार अच्छा पेपर ऐसे आएगा, ये सॉफ्टवेयर है, इसको ऐसे समझना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, हम लोगों ने बात कर ली। अच्छा, आप एक बच्चे ने पूछा था कि जी पीआरसी को प्लान कैसे करें। देखिए जी, फर्स्ट करें आपने अभी ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन के 3 महीने के बाद आप अटेम्प्ट दे सकते हैं।
तो अगर आपने ज्वाइन किया 3 महीने बाद आपकी अटेम्प्ट है, तो मैं आइडियली समझता हूँ कि 3 महीने बाद के अटेम्प्ट में PRC 1, 2 और 3 जो है ये अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद 1 महीने की अटेम्प्ट छोड़ दें और 2 मंथ बाद जो अगली अटेम्प्ट आ रही है ना उसमें PRC 4 और 5 दे दें। तो 5 महीनों में आप 5 पेपर तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लान होना चाहिए मेरे ख्याल से। दिस इज एन आइडियल प्लान कि आप पहले 3 महीने बाद 3 पेपर दें और फिर उसके बाद 2 महीने छोड़ के, यानी कि जिस मंथ में आपने 3 पेपर दिए उससे अगले महीने की अटेम्प्ट छोड़ दें और उससे अगले महीने की अटेम्प्ट में बाकी 2 पेपर भी दे दें। लेकिन जहां तक पढ़ने की बात है तो क्लासेस आप पांचों के पांचों की इकट्ठी ही स्टार्ट कर दें। यानी कि अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस सब की शुरू कर दें, 1, 2, 3, 4 और 5 इन सब की क्लासेस एक ही वक्त में शुरू कर दें। और इस तरह से ज़हन में रखें कि 1, 2, 3 जो है ये आपने 3 महीनों में खत्म करना है, 4 और 5 जो है ये आपने 5 महीनों में खत्म करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू प्लान दिस। या अल्टीमेटली आप जिस जगह पे पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, वो आपको बता देगा कि आपका PRC का प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट PRC की प्लानिंग, PRC का टाइम स्केड्यूल। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। नाउ आई हैव कंक्लूडेड माय प्रेजेंटेशन, मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस को एक एक करके हम आंसर करेंगे। मैं बिल्कुल जा रहा हूँ जी, बिल्कुल जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था उसके ऊपर जा रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, मीनवाइल आप क्वेश्चन टाइप करके मुझे सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है, सर फर्स्ट लेवल के लिए लैपटॉप इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ठीक है जी, किसी स्टूडेंट के पास स्टार्ट में ना हो तो टेंशन तो नहीं होगी जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से लेक्चर्स देख सकते हैं। सारे नियर पियर के लेक्चर्स जो हैं वो मोबाइल फ्रेंडली हैं। मोबाइल पे आप लेक्चर्स देख सकते हैं। आजकल माशाल्लाह से मोबाइल की स्क्रीनें भी बहुत बड़ी हुई हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट अर्जेंट टू परचेज अ लैपटॉप। हाँ, ओवर द टाइम व्हेन यू स्पेंड सम टाइम तो आप लैपटॉप ले लें, वो कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन से लें लैपटॉप। अगला क्वेश्चन है, सर PRC लेवल क्या कंप्लीट MCQ बेस्ड है? तो यस, इसका आंसर है PRC लेवल मेजॉरिटी MCQ बेस्ड है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि PRC के आपको पता है 5 पेपर्स हैं। PRC के 5 पेपर में से PRC 1 और 4 को साइड पे करते हैं, PRC 2, 3 और 5। अगेन बता रहा हूँ, PRC 2, 3 और 5 ये 100% MCQ बेस्ड है। इसमें इसमें 100% MCQs है। PRC 1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको टाइप करके आंसर लिखना पड़ता है। सही है। PRC 4 के अंदर एक सवाल होता है जिसमें आपने पेपर पे अकाउंटिंग का सवाल सॉल्व करना होता है, आपको रफ पेपर मिलता है, आपने उसके ऊपर अपनी सॉल्विंग करनी होती है और फाइनल आंसर आपने टाइप करना होता है। तो मेजॉरिटी आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है वो कंप्यूटर ही, आपने कंप्यूटर को ही जवाब देना है। तो MCQ बेस्ड ही पेपर्स होते हैं, लेकिन MCQ बेस्ड में भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है ना, तो ये उस तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो स्टूडेंट का है उसने कहा, सर मैं अभी BBA कर रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर, तो मैं कैसे आ सकता हूँ CA में और कैसे? देखिए, अगर आप अपना BBA कंप्लीट करके आएंगे, BBA मोस्ट प्रोबेबली 4 इयर्स का होगा। आप सेकंड सेमेस्टर में, तो उसका मतलब है अभी आपका पहला ही साल चल रहा है। 3 साल बाद जब आप BBA करेंगे तो BBA करने से ना आपको PRC लेवल की एग्जामेशन मिल जाएगी। ठीक है, PRC लेवल की एग्जामेशन मिल जाएगी, फिर आप सीधा कैफ में जाएंगे। लेकिन अगर आपने BBA किया हुआ कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज से, वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज मैं बताता हूँ, IBA कराची और लम्स यूनिवर्सिटी, लाहौर लम्स यूनिवर्सिटी। इन 2 यूनिवर्सिटीज से अगर आप BBA कर रहे हैं तो इन 2 यूनिवर्सिटीज का जो BBA है उसको बड़ी इज्जत हासिल है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज के BBA जो है उनको PRC के साथ साथ कैफ की भी एग्जामेशन मिल जाती है, पूरा कैफ एग्जाम हो जाता है। लेकिन अगर आप BBA किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ PRC की एग्जामेशन मिल जाएगी जब आप BBA कंप्लीट कर लेंगे, आपका BBA पास हो जाएगा उस वक्त। ठीक है, तो अगर आप BBA कर रहे हैं और आप CA ज्वाइन करना चाहते हैं और कहते हैं मैंने अभी CA ज्वाइन करना है, तो फिर आपका BBA कंसिडर नहीं होगा, आपने जो FSC वगैरह की हुई है वही कंसिडर होगी और उसकी बेसिस के ऊपर आपको जो है वो CA में एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फर्स्ट लेवल के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है?
हो जाएगी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एज पार्ट ऑफ योर कोर्स टाइपिंग सिखाई जाएगी, और आपने को लंबे लंबे 50 पेजेस नहीं लिख के आने, ये ज्यादा से ज्यादा कोई 10 लाइंस का 5 लाइंस का एक पैराग्राफ होगा जो आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा। ये बहुत लंबी टाइपिंग नहीं होती है, इसलिए टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप पढ़ रहे होंगे उस वक्त आपका जो भी टीचर होगा वो आपको टाइपिंग सिखा देगा, डोंट वरी। नियर पीयर के ऊपर भी हम लोग जो हमारे टीचर हैं वो बच्चों को सिखाते हैं कि यार आप इस तरह से टाइपिंग करें, और टाइपिंग करना इजी है, टाइपिंग इज नॉट डिफिकल्ट। पुराने जमाने के बच्चों के लिए टाइपिंग डिफिकल्ट होती थी। अब जो आप मोबाइल के ऊपर जो टाइपिंग करते हो वो उसके ऊपर जो कीबोर्ड है वैसा ही कीबोर्ड आपके सामने भी है, तो आपको कीज ऑलरेडी याद होती हैं। ठीक है, आप कभी टाइप करके देखिएगा कंप्यूटर के ऊपर। आप नॉर्मली जो पुराने जमाने में लोग जो टाइप करना शुरू करते थे तो उनको लफ्ज ही नहीं मिलते थे, यार ए पता नहीं किधर है, क्यू पता नहीं किधर है, जेड पता नहीं किधर है। तो इस तरह के लोगों को अब ऐसे लोग नहीं है, अब सब लोगों को पता है। अब आप सब लोगों को पता है कि ए सेकंड लाइन में, ए जो मिड वाली लाइन होती है उसमें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है। जब मैंने बोला ए पता नहीं कहाँ होता है तो आपको पता था यार ये इस जगह पे है। क्यों? क्योंकि आप अपने मोबाइल पे जो कीबोर्ड पे टाइपिंग करती हैं वो करते हैं वो मोबाइल पे तो ऐसे ही। क्या ख्याल? ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइपिंग के लिए अलग से सोचने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी टाइपिंग खुद ही ठीक हो जाएगी जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। एसीसीए या सीए के बेनिफिट सेम होते हैं। देखिए, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो आप इस सीए करें। अगर आप बाहर अब्रॉड मूव करना चाहते हैं यूके वगैरह में तो आप फिर एसीसीए करें, नंबर 1। नंबर 2, एसीसीए और सीए की फीस में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। अब क्योंकि आपने एसीसीए पाउंड में पे करना होता है और आपको पता है कि करेंसी एक्सचेंज रेट इस वक्त कितना हमें जो है ना वो तंग कर रहा है, तो सीए की फीस से कम 5 या 7 गुना ज्यादा फीस आपकी लगती है एसीसीए के लिए। तो एसीसीए बहुत ज्यादा महंगा भी है, और पाकिस्तान के अंदर सीए की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। अच्छा, स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर बेस्ट इंस्टीट्यूट में कैसे जा सकते हैं? पाकिस्तान में मोस्टली लाहौर में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट हैं, कैसे चूज करें? डिपेंड करता है जी, आपको कौन सा जो है वो फी स्ट्रक्चर पसंद आता है। कुछ ऑनलाइन के बेनिफिट्स हैं, कुछ फिजिकल के बेनिफिट्स हैं। मोस्टली पीआरसी के अंदर इंस्टीट्यूट कॉलेज मैटर नहीं करता, उसमें सारे फैकल्टी मेंबर्स, सारे लोग जो होते हैं वो एक्सपीरियंसड हैं, एक्सपर्ट हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाएं। अगर आपको इंस्टीट्यूट की जो है वो कैंपस लाइफ अच्छी लगती है, इंस्टीट्यूट में लोग आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, अगर वो आपको फैसिलिटीज देते हैं तो यू कैन चूज दैट इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जो है पीआरसी के अंदर बहुत ज्यादा उसकी इंस्टीट्यूट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि पीआरसी इजी लेवल होता है, और उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो अपना फिर डिसाइड खुद ही करने की पोजीशन में आ जाते हैं कि उन्होंने आगे किससे पढ़ना है। जी जनाब, क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर किसी का और कोई सवाल है तो मैं अब आपको टाइम दे रहा हूँ 2 या 3 मिनट तक। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो फिर हम इस सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। तो मैं अभी माइक ऑफ कर रहा हूँ, कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। 3 मिनट बाद यानी कि 5:15 पे मैं दोबारा स्क्रीन, माइक और कैमरा ऑन करूंगा। अगर आपको कोई सवाल हुआ तो फिर हम उससे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मीन वाले क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने कहा सर पीआरसी ऑनलाइन करें या फिर फिजिकल, कौन सा ज्यादा बेस्ट है? देखिए, अगेन ऑनलाइन या फिजिकल जो है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन के हाउ यू कैन हैंडल योर स्टडीज। ऑनलाइन के बहुत बहुत बेतहाशा फायदे हैं। ठीक है, ऑनलाइन के बेनिफिट्स ये हैं कि आप उसमें बहुत आपको फीस में भी डिस्काउंट मिल जाते हैं, और ऑनलाइन की एक दुनिया जो है उससे आप मुतारिफ हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम एक एक स्लाइड का मैं क्विकली जिक्र करूं तो क्या सीए जो है वो ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता? तो सीए को ऑनलाइन पढ़ने के हवाले से ये कुछ 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैं देता होता हूँ। कि सबसे पहले तो ये है कि आई कैप इटसेल्फ जो है वो इस चीज को बड़ा इंकरेज करता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन की तरफ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सीए के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, आपका एडमिशन का प्रोसेस, ये सारा का सारा प्रोसेस टोटली ऑनलाइन है। अगर आप फिजिकल भी करना चाहें तो फिजिकल आप नहीं कर सकते कहीं पे भी, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन आई कैप की वेबसाइट पर होता है। आई कैप ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि ऑनलाइन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आई कैप ने कहा कि जो पीआरसी के सारे एग्जाम्स है ये कंप्यूटर बेस्ड होंगे। आई कैप ने रिमोट प्रोक्टोरिंग के थ्रू ऑनलाइन एग्जाम्स लिए, इवन रिटन बेस्ड एग्जाम्स के अंदर भी। आई कैप ने स्टूडेंट्स को कहा कि बुक्स ले लें, सॉफ्ट कॉपी में ले लें। ठीक है, बुक्स हार्ड कॉपी में आई कैप से नहीं मिलती, सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ फॉर्म में किताबें मिलती हैं, आप उसे कंप्यूटर पे ही पढ़ते हैं, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर पे, मोबाइल पे पढ़ते हैं।
एक कोर्स है जी जो ICAP ने मैंडेटरी रखा हुआ है, उसे एथिक्स का कोर्स कहते हैं, PVEA का कोर्स। ये CFAP के अंदर आपने करना होता है, हर बच्चे ने करना है जो CFAP लेवल पे जाएगा, वो सिर्फ ICAP कराएगा और ICAP सिर्फ ऑनलाइन कराएगा। यानी कि आप इमेजिन करें कि ICAP फिजिकली कोई क्लास नहीं कराता, फिजिकली कोई कोर्स नहीं कराता, ICAP सिर्फ ऑनलाइन कोर्स कराता है जो कि है एथिक्स का कोर्स। ठीक है, इसके ऊपर ICAP ने अपने LMS पे भी रिसेंटली अनाउंस किया है, जिसके ऊपर ICAP की वीडियो लेक्चर्स मौजूद है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े गौर से सुनिएगा, MSA विच इज योर लेवल 4 के पेपर्स ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड में क्या मतलब, आप लोग अपना लैपटॉप लेकर जाएंगे, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप लेकर एग्जाम हॉल में जाऊंगा, ICAP वाले मुझे वहां पे बिजली प्रोवाइड करेंगे जिससे मैं अपने लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर सकता हूँ, और मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे जिससे मैं अपना लैपटॉप इंटरनेट पे कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर मेरे लैपटॉप पे जो है वो पेपर आएगा और मैंने वहां पे अपने कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग करनी है। ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, कि एग्जाम हॉल में बैठ के आप ऑनलाइन जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। हमारी जो नई एजुकेशन स्कीम है 2021, ये भी ऑनलाइन एजुकेशन डेवलपमेंट वगैरह के ऊपर बड़ा काम करती है। इसमें IT से रिलेटेड 2 कोर्सेज, बल्कि 3 कोर्सेज ऐड किए गए हैं, जिनमें से 2 आपने लाजमी करने हैं। तो ICAP भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स ले रहा है ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके, लोगों को मूव किया जा सके टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, फिर फैसिलिटेटेड लर्निंग होती है ऑनलाइन के अंदर। जैसे मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, दिस इज 1-to-1 कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉर्मली टीचर क्लास में 1-to-many कम्युनिकेशन कर रहा होता है, टीचर सब लोगों को मुखातिब कर रहा होता है और हर बच्चे के हिसाब से उसके पास अपने टूल्स नहीं होते, वो जनरल पब्लिक को एड्रेस कर रहा होता है और एक्चुअली वो एक खिताब कर रहा होता है। इसी तरीके से फिजिकल की कोई लिमिटेशंस, फिजिकल की लिमिटेशंस होती हैं, जैसे FSC वगैरह के अंदर आपको पता है FSC के बाद मेडिकल में 10,000 बच्चों ने करना है, उसके बाद नहीं कर सकते। तो लेकिन ऑनलाइन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ज्वाइन, यू कैन गो टू द क्लास ऑफ योर फेवरेट टीचर, चाहे वो ऑलरेडी 400 बच्चों को पढ़ा रहा हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जो है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यूज होती है एजुकेशन के अंदर। जीरो एब्सेंटिज्म होता है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप भूल जाएं कि आपकी कभी छुट्टी होगी, जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन के अगले दिन आपके पास लेक्चर होगा, आप उस दिन पढ़ लें। यानी कि आपके पास ये सोच नहीं होगी कि यार मैं तो आज लेक्चर पढ़ नहीं सका। आपके पास लेक्चर की एक्सेस एग्जाम के दिन तक रहती है। आपको कोई चीज भूल गई तो टीचर तो बाद में शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन लेक्चर मौजूद है, आप उस पर क्लिक करें, जाएं वहां पे ओपन करके देखें और आपको जो है ना वो सारा वही लेक्चर बिल्कुल इसी तरीके से टीचर प्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम वगैरह आपको ऑनलाइन में मिलते हैं, बहुत सारे पैसे बचते हैं जी। सबसे पहले तो आपको सस्ता पैकेज मिलेगा, यानी कि आपको फी पैकेज बहुत कम मिलेगा। इस वक्त कॉलेजेस डिफरेंट टाइप के जो फिजिकल कॉलेजेस जो हैं वो जो फीस चार्ज कर रहे हैं डेट इज अराउंड 150K to 200K, 1.5 लाख से 2 लाख के दरम्यान में कॉलेजेस फिजिकल PRC की फीस डिमांड कर रहे हैं, जबकि नियर पियर आपसे डिमांड कर रहा है ओनली 50,000, और 50,000 के अंदर भी आपको बहुत सारे डिस्काउंट जो है मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी। ऑनलाइन के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल होता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज है जो बच्चे हॉस्टल में आकर हॉस्टल की कॉस्ट पड़ जाती है, फिर घर वालों से दूर, फिर मार्केट का जो है वो गंदा खाना, बाहर का खाना खाएंगे, फिर आते, फिर जो भी कोई सैटरडे संडे आएगा वो बेचारे अपने घर से आने और जाने में रास्ते में ही रहेंगे, परदेसी बन जाएंगे। उनका जो है वो ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन उनको बहुत ज्यादा तंग करेगी, फिर कपड़े भी खुद ही धोने पड़ेंगे, या घर वालों के को जाके जब देने हैं तो भी घर वाले कहेंगे कि बस कपड़े धुलवाने आ जाते हो। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको बहुत सारी कॉस्ट जो है ना वो बच सकती है। फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है आपकी, कम से कम जो इस वक्त हमारा एक एस्टिमेट है कि एक बच्चा जो कि दूसरे सिटी से आके लाहौर में रहता है और लाहौर में रह के वो पढ़ता है, तो उसको फिजिकल पढ़ने के लिए कॉलेज की फी के अलावा तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये उसको हॉस्टल में रहने का, खाने पीने का, आने जाने का और सफाई सुथराई का खर्चा पड़ जाता है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन ऑन दी अदर हैंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आजकल प्रोड्यूस कर रही है। पिछले 3-4 अटेम्प्ट से नियर पीयर के मेरिट सर्टिफिकेट्स लगातार आ रहे हैं। मेरिट सर्टिफिकेट का मतलब है फर्स्ट पोजीशन इन द बोर्ड। ठीक है, ICAP के डिफरेंट सब्जेक्ट में फर्स्ट पोजीशन नियर पीयर जो है वो लेकर आ रही है, और ये बच्चे इन्होंने प्योरली नियर पीयर से पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारा कैफ, सारा PRC नियर पीयर से पढ़ा है, वो पास किया। मेरे अपने साथ एक स्टूडेंट मेरा TA इन्वॉल्व है जो कि जिसने सारा जो कैफ है, सारा PRC और सारा कैफ उसने फिजिकल उसने ऑनलाइन पढ़ा है और नियर पीयर से पढ़ा। ठीक है, तो बहुत अच्छा बच्चे रिजल्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर एक बड़ी मजे की
और एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं शेयर करता हूँ कि स्टेइंग होम इज अ ग्रेट लग्जरी। आप अपने घर वालों के साथ हैं, आप अपने घर वालों के पास हैं, आप रोज उनके साथ जो है ना वो आप उसी घर में रहते हैं जिसमें आपके बाकी घर वाले आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको खाना भी घर का मिलता है, आपको सर्विसेज भी जो मदर की सर्विसेज होती हैं वो आपको सारी मिलती हैं, आपको खाना भी गर्म मिलता है, आपको क्या कहते हैं उसे कपड़े भी धुले मिलते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर देयर, यू डोंट हैव टू रश। अच्छा जी घर से फोन आ गया जी फलां को गिर गया, फलां को चोट लग गई है, यू आर नॉट देयर टू हेल्प, आप उधर जाते हैं। फीमेल्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो घर में रहें, घर वालों की नजरों के सामने रहें, घर वाले भी जो है वो खुश रहते हैं, उनको भी टेंशन नहीं होती कि हमारी बच्ची पता नहीं किधर है, क्या कर रही है, क्या खा रही है। और इस तरह के बहुत सारे आपको पता है क्या भाम होते हैं, सोच होती है जो बच्चों के पेरेंट्स के जहन में होती है। तो ऑनलाइन इन सारी चीजों का एक सोल्यूशन है और बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन है। और ऑनलाइन अगर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन मैं पढ़ूंगा तो मैं डेली लेक्चर्स ले सकता हूँ, मैं टेस्ट दे सकता हूँ और मुझे किसी टीचर के डंडे की जरूरत नहीं है, मुझे जबरदस्ती पकड़ के जकड़ के क्लास में बिठा देंगे तो फिर नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं वैसे भी पढ़ लूंगा, ठीक है। तो फिर इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। और वैसे भी जिस बच्चे को पकड़ के जबरदस्ती भी क्लास में बिठा दें, व्हाट इज द क्या उसमें आपको लगता है कि इसमें कितनी की कंफर्मेशन है, कितनी की गारंटी है कि वो बच्चा क्लास में बैठ के भी पढ़ रहा होगा। आपने देखा बच्चे क्लास में बैठ के एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सुनिया चबो रहे होते हैं, पेन चबो रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं, एक दूसरे को मोबाइल पे चैटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और लोगों को देख रहे होते हैं उसने कटिंग नहीं कराई, वो देखो उसने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। तो लोगों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं फिजिकल क्लास में बैठ के, हालांकि आपको पढ़ना चाहिए था। तो ऑनलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल टूल फॉर द स्टूडेंट्स। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट्स आते हैं इसमें इक्वली गुड रिजल्ट्स आते हैं, ये नहीं है कि ऑनलाइन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, बट इफ यू कैन स्टडी तो आपको ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि फर्म इजीली नहीं मिलती कैफ लेवल के बाद, तो ऐसा है? और सर ये ऑनलाइन करें तो कैफ लेवल के बाद आर्टिकलशिप के लिए टेंशन तो नहीं होती? दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा कि ये आप फिजिकल करें या ऑनलाइन करें, आर्टिकल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपका कैफ होना चाहिए क्लियर, तो आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि बच्चों को फॉर्म इजीली नहीं मिलती, ये चीज में मैं सिर्फ एक वर्ड का इजाफा करना चाहूंगा, बच्चे को अपनी मर्जी की फॉर्म इजीली नहीं मिलती, अपनी मर्जी की फॉर्म इजीली नहीं मिलती। देखिए कुछ फॉर्म्स हैं जो बहुत अच्छी फॉर्म्स हैं, बहुत अच्छी फॉर्म्स हैं, तो हर किसी को पता है कि यार ये फॉर्म्स बहुत अच्छी हैं। अगर 4 फॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छी हैं और 4000 बच्चे हैं, वो उन 4 फॉर्म्स में जाना चाहते हैं, लेकिन वो 4 फॉर्म्स जो हैं वो क्या करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 400 बच्चों को रख सकती है, ठीक है। तो जगह कितने लोगों की है? 400 की, और जाना कितने लोग चाहते हैं? 4000। तो फिर वो फॉर्म क्या करेगी? वो डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज डिफाइन करेगी। वो कहेगी वो बच्चे आ जाएं जो इंटेलिजेंट है, वो बच्चे आ जाएं जिन्होंने कम से कम टाइम में क्या क्लियर किया है, वो बच्चे आ जाएं जिन्होंने हमारे टेस्ट में ज्यादा अच्छे नंबर हासिल किए हैं, वो बच्चे आ जाएं जिन्होंने इंटरव्यू में ज्यादा अच्छे नंबर हासिल किए हैं। तो 4000 बच्चों में से 400 बच्चा जो वाकई अच्छे बच्चे होंगे, जो करीम होंगे, वो उस फॉर्म में चले जाएंगे, बाकी 3600 को वो फॉर्म नहीं मिलेगी। तो बच्चे कहते हैं जी हमें फॉर्म नहीं मिली। भाई फॉर्म मिली ऐसा ना कहो, हमें कहो कि हमें वो फॉर्म नहीं मिली। इस वक्त भी आई कैप की वेबसाइट के ऊपर एक ट्रेनी जो है वो इंडक्शन के नाम से एक सेक्शन है, आप उसमें जाएं तो अभी भी कम से कम 300-400 ऐसी पोस्टें होंगी जो फॉर्म वाले खुद आवाज लगा रहे हैं यार हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ आर्टिकल्स कर लो, हमारे पास आ जाओ आर्टिकल्स कर। लेकिन हम लोग नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि हमने बस उन 4 में जाना है, उधर नहीं गए तो फिर इसका मतलब है जिंदगी खत्म हो गई। ये माइंडसेट बन जाता है बच्चों का। वरना इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्टार्ट आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स करना चाहते हैं, आप मुझे अपनी सीवी फॉरवर्ड करें, मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म में अगले दिन आर्टिकल्स दिलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो फिर वो फॉर्म होगी, आपको जाना पड़ेगा उसमें। आप ये ना कहें सर जी ये तो पता नहीं कौन सी फॉर्म है, भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है और उसके आर्टिकल्स और वो जो किसी बड़ी फॉर्म में आप जाना चाहते हो, दोनों के आर्टिकल्स आई के आपकी नजर में एक बराबर है। तो आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं कि आप सिर्फ जो है वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उसी फॉर्म में जाएं जो फॉर्म में आपने सुना है नाम जिसका किसी से, क्योंकि उधर तो कंपटीशन है। अगर आप कंपटीशन में पूरे नहीं उतरते तो आप कहेंगे कि आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, आप कहेंगे नहीं आर्टिकल्स मिल रहे हैं लेकिन उस फॉर्म में नहीं मिल रहे जिस फॉर्म में मैं जाना चाहता हूँ। तो भाई आर्टिकल्स करने हैं ना, आई के आपने कहा किसी भी फॉर्म से कर लो। इस वक्त मेरा ख्याल से कुछ 1400 फॉर्म्स हैं, बच्चे सिर्फ 4 फॉर्म में जाना चाहते हैं, वो 1400 फॉर्म बेचारी आवाजें लगा लगा थक गई कि आजो 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 आजो, को बच्चा जाता ही नहीं, ठीक है जी। तो इस तरीके से होता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप नखरे छोड़ दें फिर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ जी, आई कैप की वेबसाइट पे चलते हैं। बल्कि आई कैप की वेबसाइट पे जाने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई कैप, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ ट्रेनी और इंडक्शन पोर्टल, ठीक है। ये ट्रेनिंग इंडक्शन पोर्टल आ गया जी, पहला ही जो गूगल ने मुझे सर्च दिया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, गो है ट्रेनिंग इंडक्शन पोर्टल है जी। आई कैप ने ट्रेनिंग इंडक्शन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे कहीं पर नजर भी आ जाएगा इसका लिंक। ये प्लेसमेंट, ये लें जी, ये आ गया प्लेसमेंट ऑफ ट्रेनीज। इस वक्त जब मैं और आप ये सेशन कर रहे हैं, नासिर जवेद मकसूद इमरान की फर्म में 10 वैकेंसीज हैं। वो कहते हैं कि आए और आके हमें इंटरव्यू दे दे, हम आपको हायर कर लेंगे। नुमान जवेद हसनैन राशिद 15 वैकेंसीज। यूसुफ आदल में 5 वैकेंसीज हैं। यूसुफ आदल लाहौर में, कराची में 5 है, लाहौर में 6 हैं, ठीक है जी। अप्लाई तो करें, अपने अपना नखरा तो कम करें। बच्चे जो है वो करते नहीं है। देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, देखिए ये साइड पे कितनी लंबी लिस्ट है। फर्म्स वाले कह रहे हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे पास। वो किसी फर्म में 20+ भी है। 20+ किसमें, वीडियो इब्राहिम एंड कंपनी, 20+ पोस्ट हैं। आप यहाँ पे जाएं, आपको हायर करेंगे, ठीक है। टोटल नीचे नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आप देखेंगे ये इतनी सारी फर्म्स हैं, इनमें से किसी भी फर्म में चले जाएं, बिग फॉर में चले जाएं, ये इक्वल है, आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है, बच्चे के जहन में कोई डाल देता है कि भाई तुमने बिग 4 में जाना है, बिग 4 में ना गए तो तुम्हारे आर्टिकल्स जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। भाई क्यों बर्बाद हो जाएंगे, ये फर्म्स भी तो हैं, इनके पास जाए, तो आप इनके पास जाएं, आप ट्रेनिंग। बल्कि यहाँ पे ऊपर तुमने सर्च की ऑप्शन भी रखी हुई है कि वो फर्म जो सिर्फ क्वालिफाइड कैफ वाले बच्चों को मंगवा रही है, वैकेंसीज नंबर भी है, लोकेशन भी है, आप सिर्फ लाहौर की वैकेंसी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ लाहौर की जो है ना, वो देखिए लाहौर में इतनी बड़ी लिस्ट है। आप इनमें से जाएं, कल आपको ये बुला लेंगे, कल नहीं तो परसों बुला लेंगे, ठीक है। तो 1-2 दिनों में ये आपको इंडक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर आप यही कहेंगे कि भाई नहीं भाई मैंने तो आर्टिकल्स ही करने हैं, तो मैंने उसी फॉर्म से करने हैं, तो ये आप अपने साथ जाती करें। क्योंकि जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो फिर कुछ लोग रह जाते हैं, जब उन्होंने फिल्टर करना होता है तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर बहुत से स्टूडेंट्स, अच्छा ये हमने डिस्कस कर लिया। सर अगर अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं तो कोई डिस्काउंट मिलेगा? ये आप नियर पेयर के नंबर पे रब्ता करें, वो आपको बताएंगे। एफएससी के मार्क्स की बेसिस के ऊपर आपको अच्छे डिस्काउंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। सर थैंक यू, एवरी पॉइंट सीए के रिलेटेड क्लियर हो गया है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक देयर इज नो अदर क्वेश्चन। आप लोगों से इंशाल्लाह किसी और सेशन में किसी और जगह पे मुलाकात जरूर होगी। अगर आप सीए में रहे तो कहीं ना कहीं तो आपका मेरे से टकराव जरूर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर कभी मुलाकात होगी बशर्ते जिंदगी। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज।